नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का करेंगे दौरा। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा वाली हिंदू बचाओ रैली, विश्व हिंदू परिषद का देश भर में विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। हिंदुओं के प्रमुख नेता भावेश चंद्र राय की पीट कर हत्या। हिंदुओं में डर का माहौल। दिल्ली के दयालपुर में 4 मंजिला इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत, कई घायल। मलबे से अब तक 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन। 4 दिन तक चलने वाले आयोजन में 25,000 से अधिक खिलाड़ी और खेल प्रेमी होंगे शामिल। और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को अमेरिका और इटली ने बताया सदी की सबसे बड़ी संपर्क परियोजना। दोनों देशों ने मिलकर विकसित करने की जताई प्रतिबद्धता। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बंगाली हिंदू बचाओ रैली आयोजित करने जा रहा है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता युवा मोर्चा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक घर से बंगाली हिंदू बचाओ रैली आयोजित करने और कोलकाता के भवानीपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर के सामने रैली के साथ समापन करने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि इससे पहले भाजयुमों ने कोलकाता पुलिस से रैली निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार किए जाने के बाद भाजयुमों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रैली निकालने की अनुमति दे दी है। वहीं राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में आज तड़के एक 4 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हादसा देर रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच हुआ, जब अधिकतर लोग सोए हुए थे। मृतकों में शामिल एक ही परिवार के रिश्तेदार उनके परिवार के रिश्तेदार ने बताया है कि ये 4 मंजिला इमारत थी जो रात करीब 2:30 बजे गिरी। उन्होंने बताया कि मेरे 2 भांजे इस हादसे में मारे गए हैं। मेरी बहन, बहनोई और भांजी भी घायल हैं और उन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत पुरानी और कमज़ोर हो चुकी थी, बावजूद इसके उसमें परिवार रह रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकालने के लिए अतिरिक्त मशीनें और राहत बल तैनात किए गए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में उत्तर पूर्वी जिले के एडिशनल डीसीपी संदीप लामा ने बताया कि हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ। 14 लोगों को इसमें बचा लिया गया है, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई है। ये 4 मंजिला इमारत थी। बचाव अभियान अभी जारी है और 8 से 10 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। 3 बजे की घटना है ये। इसमें जो है बिल्डिंग है, ये किराए पे एकदम चौराहे पे बिल्डिंग है, गिर गई है। इसमें करीब 14 लोग रेस्क्यू हो गए हैं हॉस्पिटल में अभी और 4 लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। बात बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं की हत्या का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में एक हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता को कथित तौर पर उनके घर से अगवा कर लिया गया और पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। दरअसल हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता और बांग्लादेश पूजा ऊर्जा परिषद के उपाध्यक्ष भावेश चंद्र राय की पीट कर हत्या कर दी गई। इसे लेकर बांग्लादेश के हिंदू समुदाय में रोष और भय का माहौल है। दरअसल 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने कथित तौर पर भावेश को घर से अगवा कर लिया। बाद में हमलावरों ने कथित तौर पर भावेश के बेहोश शरीर को एक वैन में वापस उनके घर भेज दिया। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही है। भावेश चंद राय की गिनती बांग्लादेश के प्रमुख हिंदू नेता के रूप में होती थी। जब भी हिंदुओं पर अत्याचार हुए तो राय ने जमकर इसका विरोध प्रदर्शन किया था। अभी कल ही भारत की ओर से बांग्लादेश को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर फटकार लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुओं की जो प्रमुख नेता हैं उसकी हत्या बांग्लादेश में कर दी गई है। और बात वर्ल्ड लीवर डे की। दरअसल लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है। वर्तमान दौर में बदलती जीवन शैली, भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खान पान से लीवर खराब होने की समस्या अब देखने में आ रही है। लीवर की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। आज वर्ल्ड लीवर डे के अवसर पर यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान में नई दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस खेल आयोजन में 25,000 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। इस महोत्सव में जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, मुक्केबाजी और ताइक्वांडो प्रतियोगिताएं होंगी। स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथियों के समक्ष कलारीपयट्टू, योग और मलखम्ब का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस अवसर पर राजनाथ सिंह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे। हालांकि इसके बाद रक्षा मंत्री शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं, प्रबुद्धजनों और नागरिकों के साथ संवाद करेंगे। बात हिमाचल प्रदेश की, जहां के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की होली पार्टी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार लगातार विवादों में बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में हर रोज खटाखट मॉडल देखने का एक अवसर मिलता है। अभी जो स्टेट 1 लाख करोड़ के कर्जे में है, जो दिए गए वादे 1500 रुपए के प्रति महिला, 300 यूनिट बिजली फ्री के, किसानों को दिए गए वादे, युवाओं को दिए गए वादे पूरे नहीं कर पा रहा है, वो स्टेट अब 2 करोड़ के विज्ञापन नेशनल हेरिटेज को दे ही रहा था और अब उसके चीफ सेक्रेटरी जो एक्सटेंशन पे थे वो 1,22,000 की होली पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। कांग्रेस के राज में टॉयलेट पर टैक्स लग रहा है, कांग्रेस के राज में पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस, डीए नहीं दे पा रहे हैं। होटल जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार की, वो बिकने की कगार पर है, हिमाचल भवन बिकने की कगार पर है, परंतु 2 करोड़ के विज्ञापन गिफ्ट किए जा रहे हैं नेशनल हेरिटेज को। यही है वो खटाखट मानसिकता, मैरी एंटोनेट मानसिकता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में स्थित परेड ग्राउंड के पास एक टेंट के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते ये आग फैलती गई। आग का भयावह रूप देख इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान ऊंची ऊंची आग की लपटें और आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दिया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। अभी आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। अभी तक कोई भी जनहानि की खबर नहीं है। ये आग की सूचना मुझे मिली थी कि परेड में लल्लू जी के टेंट के गोदाम में आग लगी है। मैं तत्काल फायर स्टेशन पे जितने भी फायर टैंकर थे सारों को वहां से रवाना किया। सबके सहयोग से इसमें हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आग इतनी विकराल है, उसका टेम्परेचर इतना है कि शील्ड को लगाकर तब आग बुझा रहे हैं। कई जगह हम खुद अंदर घुसे हैं, जल गए हैं हम, कई जगह छाले भी मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आग का बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना जन कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के बीडीओ डॉक्टर शकील भट्ट ने बताया कि इस योजना से अधिक लाभार्थियों को शामिल करने में मदद मिली है। इससे लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना बढ़ोतरी हुई है। की जानिब से चलाई जा रही फलाही बहबूद स्कीमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रही है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर शकील साहब से, जो कि बीडीओ शोपियान है, इस स्कीम से लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डीबीटी एक घर घर की आवाज़ है आज, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक स्कीम नहीं है, ये एक मिशन है। इस मिशन में बहुत सारी मरकज़ी
सरकार की जो स्कीमें हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है। और इनको जो भी सब्सिडी हम देते हैं किसी भी स्कीम में, चाहे वो पीएम किसान की स्कीम हो, चाहे वो पीडीएस हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे पहल हो, आप उसका जो सब्सिडी पार्ट है वो पहले क्या जो ट्रेडिशनली हुआ करता था वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ चेक या किसी फिजिकल फॉर्म पैसे में उनको मिलता था। बट उससे क्या होता था कि ये बहुत सारी चैनल से ये पैसा गुजरता था, तो उसकी वजह से लीकेज होती थी, या जो सब्सिडी हम पेमेंट करते हैं वो टाइम पे उस बेनिफिशरी तक नहीं पहुंचती। तो 2013 में मरकजी सरकार ने एक मिशन चलाया जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाम से हम जानते हैं, जो कि सब्सिडी पार्ट है वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट मतलब बेनिफिशरी के अकाउंट में चला जाता है। आज अगर हम देखेंगे 24-25 में अभी 300 प्लस, अगर एग्जैक्टली हम बोलेंगे 320 स्कीम्स अभी इसमें इंटीग्रेट की गई है। 2013 से लेके 2024 तक जब हमने ये सारा इसका डाटा खंगाला तो हमें पता चला कि 3.48 लाख करोड़ की बचत हुई है सरकार को। उससे क्या हुआ, जितने भी लेफ्ट वर्ड बेनिफिशरीज थे हमारे पास, सरकार के पास ज़्यादा पैसा आ गया, उन्होंने उनको भी रोपिन किया। 13, 14, 15 में 11 करोड़ बेनिफिशरीज थे। अगर आप आज देखेंगे इसका 16 टाइम्स इंक्रीज हुआ, 176 करोड़ बेनिफिशरीज का इसमें इजाफा हुआ है। तो जो भी लीकेजेस होती थी, जो भी इनएफिशिएंसी या डिले पेमेंट्स होती थी, वो इस डायरेक्ट पेमेंट की वजह से वो पार्ट इसमें से एलिमिनेट हुआ। यही एक खूबी है इस डीबीटी की, ये क्यों इतना सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर शकील अहमद वीडियो शोपियान थे, उन्होंने इस स्कीम के हवाले से हमें रोशनास किया कि इस स्कीम का कितना फ़ायदा पहुंच रहा है लोगों को। गुलजार हबीब, डीडी न्यूज़, शोपियान। इस वर्ष चार धाम की यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होने जा रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट भी उसी दिन श्रद्धालु के लिए खोले जाएंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए चार धाम यात्रा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सरकार सुरक्षित और सुचारू तीर्थ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीकेटीसी के अधिकारी यात्रा से पहले विभिन्न मंदिर स्थलों और सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्राओं में से एक चार धाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। और बात करते हैं वेव्स को लेकर। दरअसल क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जोरों पर है, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे प्रतिभागी बहुप्रतीक्षित वेव समिट के लिए तैयार हो रहे हैं। संगीत निर्माण और लाइव प्रदर्शन में नवाचार, रचनात्मकता और सहयोग का उत्सव मनाते हुए रिजोनेट द ईडीएम चैलेंज ने अपने टॉप 10 फाइनलिस्ट की घोषणा कर दी है। एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय संगीत उद्योग के सहयोग से रेजोनेट ईडीएम चैलेंज का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक संगीत, फ्यूजन साउंड्स और डीजे प्रतिभा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इसके प्रारंभिक चरण की जजिंग भारत की अग्रणी म्यूजिक कंपनी और डीजे प्रशिक्षण संस्थान लॉस्ट स्टोरीज एकेडमी के प्रोफेशनल्स के द्वारा की गई है। मुझे जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ लगी कि कैसे सारे प्रोड्यूसर्स, आर्टिस्ट ने इंडियन फोक म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक अपने अपने स्टेट के और इन इंडिया इन जनरल, उन्होंने कैसे ये कल्टीवेट करके कल्मिनेट करा इन दी फॉर्म ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक बोलते हैं, डांस म्यूज़िक। इंडियन आर्टिस्ट की जो मैं क्वालिटी की बात करूं, आज के वक्त में मेरे हिसाब से जो क्वालिटी का लेवल है दोनों ही फॉरेन आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट का, मेरे हिसाब से वो सेम ही पैमाने पे है। एंड अगर हम बात करें इंडियन आर्टिस्ट की फ्यूचर की एंड दी ईडीएम जॉनरा की, मेरे हिसाब से इंडिया बहुत अच्छा मार्केट है फॉर दैट, क्योंकि हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये चैलेंज दुनिया भर के कलाकारों, संगीतकारों और परफॉर्मर्स के लिए खुला था, जिनके पास ईडीएम निर्माण और प्रोडक्शन का पूर्व अनुभव है। इसे प्रतिभा के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में देखा जा रहा है। प्रयाग मेहता का मानना है कि वेब समिट विजेताओं और अन्य ईडीएम आर्टिस्ट को व्यावसायिक और रचनात्मक मंच प्रदान करेगा, जहां वो अपनी कला को और निखार सकते हैं। आई थिंक वेव समिट सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आर्टिस्ट के लिए, एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए। आगे जाके ये इकोनॉमी, क्रिएटर्स इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। लॉस्ट स्टोरीज एकेडमी हम नॉलेज पार्टनर है IMI और MIB के,
और द आइडिया वाज जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक बनाते हैं या परफॉर्म करते हैं उन्हें ये कंपटीशन के बारे में बताए जो बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है, जो नेशनल लेवल पे हो रहा है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं और जो अच्छा म्यूज़िक परफॉर्म भी कर सकते हैं और हमें लगता है कि वेव्स समिट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा ये आर्टिस्ट के लिए उनकी टैलेंट शोकेस करने के लिए। शीर्ष 10 में चुने गए प्रतिभागियों में मुंबई के श्रीकांत वेमुला और मयंक विधानी, पुणे के क्षितिज खोदवे, असम के कुमारी काटा से आदित्य उपाध्याय और दिल्ली के देवांश रस्तोगी शामिल हैं। ये फाइनलिस्ट भारत के इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक दृश्य की एक जीवंत झलक पेश करते हैं जो एटमॉस्फेरिक और एम्बियंट स्टाइल से लेकर हाई ऑक्टेन डांस ट्रैक्स तक फैली हुई है। अब ये सभी प्रतिभागी आगामी मई महीने में होने वाले वेब समिट में दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें 30 माह पहले नामीबिया से भारत लाकर मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीतों को अब दूसरा घर मिलने जा रहा है। सब ठीक रहा तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में 20 अप्रैल को 2 चीते छोड़े जाएंगे। दूसरे चरण में इनकी संख्या बढ़ जाएगी। यह देश के अंदर एक से दूसरे रहवास स्थल में की जाने वाली चीतों की पहली शिफ्टिंग होगी जो पालपुर कूनो नेशनल पार्क से की जाएगी। देश में पहली बार होगी चीतों की शिफ्टिंग। चीतों को मिलेगा दूसरा घर। गांधी सागर अभ्यारण्य में अटखेली करेंगे चीते। देश के दिल मध्य प्रदेश में चीतों का दूसरा घर यानी गांधी सागर अभ्यारण्य जल्द ही चीतों से आबाद होने जा रहा है। इसकी औपचारिक तारीख तय कर ली गई है। आगामी 1 सप्ताह में कूनो नेशनल पार्क से पहले 2 चीते यहां लाए जाएंगे और गांधी सागर वन क्षेत्र में छोड़े जाएंगे, जिसका काम लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ था, जो अब अंतिम रूप ले चुका है। इस ऐतिहासिक कदम के लिए चीता स्टीयरिंग कमेटी ने अनुमति दे दी है। कूनो नेशनल पार्क के बाद देश का गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों का दूसरा रहवास स्थल हो जाएगा। लगभग हमारी तैयारियां हो गई और एरिया जो है वो 64 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। फेंस एरिया हमारा कवर्ड एरिया है। उसमें से अभी 15.4 हेक्टेयर में हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक पार्टीशन में फर्स्ट जो खेमला पार्टीशन है उसमें चालू करेंगे। अभी स्टार्टिंग में तो कूनो से ही, क्योंकि कूनो में बहुत अच्छी ब्रीडिंग हुई है तो वहीं से इसका प्लान बन रहा है। स्टार्टिंग में अभी जो हमारी जो जानकारी है कि 2 चीतों को स्टार्ट किया जाएगा उस पार्टीशन में। गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को लाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चीतों के लिए शेड बनाए जा रहे हैं, वहीं उनकी देखरेख के लिए अस्पताल का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि वन्य जीवों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। गांधी सागर को चीतों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण जगह माना जा रहा है। इसका लक्ष्य कूनो गांधी सागर क्षेत्र में 60 से 70 चीतों की आबादी बनाना है। चीते आने की तैयारी है। चीते आ जाएंगे अभी थोड़े दिन में यहाँ पे। और जैसे क्यू में पिंजरे बनाए हैं, इधर गुमटी बने ये रहने के लिए इनके, इधर हॉस्पिटल बन रहा है, इसमें ट्रीटमेंट के लिए बनाया जा रहा है। ये बड़ा आगे हॉस्पिटल है, पीछे ट्रीटमेंट के लिए बड़ा बनाया जा रहा है। इसमें वहाँ पे चीतों के लिए अपने पिंजरे बनाए गए हैं, उनको खाना डालने के लिए अलग से गेट बनाया गया है, उसको रखने के लिए अलग गेट है, उनको बाहर निकालेंगे तो वो अलग गेट है, बड़े पिंजरे अलग है उनको जो पकड़ने के लिए है। हॉस्पिटल के लिए अभी तैयारी चल रही है, बाड़ा पीछे बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है। देश के अंदर कूनो ही एकमात्र वन स्थान है जहां चीते हैं। ऐसा पहली बार है जब देश के अंदर एक से दूसरे रहवास स्थल पर चीतों की शिफ्टिंग होगी। अभी मध्य प्रदेश के पास 26 चीते हैं। इनमें 12 वयस्क और 14 शावक हैं। इन 26 चीतों में से 17 पालपुर कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में घूम रहे हैं, जिनमें 11 शावक और 6 वयस्क चीते शामिल हैं। इस शिफ्टिंग का मकसद चीतों की संख्या बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अमेरिका और इटली ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को इस सदी की सबसे बड़ी आर्थिक एकीकरण और संपर्क परियोजना बताया है। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि ये गलियारा भागीदारों को जोड़ेगा और इससे भारत से खाड़ी देशों इस्राइल, इटली और अमेरिका तक आर्थिक विकास तथा एकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति और इटली के प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक बैठक के बाद ये संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान के अनुसार अमेरिका और इटली भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये भागीदार देशों को बंदरगाहों, रेलवे और समुद्र के अंदर केबल से जोड़ेगा।
तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। दोनों नेताओं ने पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को प्रोत्साहन देने और सुरक्षा, आर्थिक तथा तकनीकी मुद्दों पर अमेरिका इटली रणनीतिक गठबंधन को और प्रगाढ़ करने का भी संकल्प लिया। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। और खबर खेल जगत से, इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 अहम मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम ने अपने पिछले मैच में सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी थी। दिल्ली की टीम 6 मैचों में 5 मैच जीतकर 10 अंक के साथ शीर्ष पर मौजूद है। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम 6 मैचों में से 4 मैच जीतकर 8 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। राजस्थान की टीम इस बार फिलहाल रंग में नजर नहीं आ रही है और टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 5वें स्थान पर है। आइस स्टॉक विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए पहला पदक जीतने वाले आदिल मंजूर पीर देश के लिए ओलंपिक में पदक जीतने का सपना रखते हैं। आदिल कश्मीर के कुपवाड़ा से आते हैं और उनके मुताबिक केंद्र सरकार की खेलों को लेकर नीतियों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक नई राह दिखाई है। आदिल मंजूर पीर से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। जम्मू कश्मीर तेजी से बदल रहा है और यहाँ के युवा जो हैं वो न सिर्फ खेलों में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि कश्मीर के नाम को खेलों के दृष्टिकोण से विश्व पटल पर एक नई पहचान भी दे रहे हैं। और ऐसा ही एक नाम है आदिल मंजूर पीर, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आदिल, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आपने आइस स्टॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो थी उसमें मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल आया, जो कि देश का पहला मेडल भी है। तो सबसे पहले हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि ये आइस स्टॉक खेल है क्या? आइस स्टॉक एक्चुअली एक स्टॉक बॉडी होती है आयरन की, जिसमें नीचे से प्लेट लगा होता है एंड उसमें हैंडल लगा होता है जिसको आप स्लाइड करते हैं। आप जो हैं वो कश्मीर से आते हैं और कश्मीर में भी कुपवाड़ा से आप आते हैं। वहाँ से लेकर के अभी आज जहाँ पर हैं, अपनी इस जर्नी को बताइए थोड़ा। ऑब्वियसली जो सफ़र रहा है इसमें मुश्किलात भी आए, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई कोच, माई मेंटर्स, माई टीममेट्स, माई फैमिली, ऑल दोज जिन्होंने इस जर्नी में मेरी मदद करी है, जो इस जर्नी में मेरी हेल्प करी है। सफ़र आसान नहीं होता है, बट इसको आप अपने तरीके से आसान बना सकते हैं अगर आप में चाहत है, अगर आप में कुछ करने की क्षमता है। आपके बारे में बोला जाता है कि आप रग्बी जो था वो आपका पहला शौक़ था, तो रग्बी से आइस स्टॉक आने का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और ये बदलाव क्यों आया? रग्बी की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी बैक इन 2007 एंड उसके साथ साथ फिर आगे बढ़ते गए और जब आइस स्टॉक को इंट्रोड्यूस करा गया इंडिया में, तो तब हम स्टार्टिंग में ही हमें अच्छा लगा था कि आइस स्टॉक एक अच्छी गेम है, हम इसमें देखते आजमा लेते अपना एंड देन उसके साथ साथ करते गए। भारत सरकार के द्वारा अथक प्रयास हो रहा है वहाँ के युवाओं को खेलों से जोड़ने का, ताकि वो मुख्य धारा से भी जुड़ें और देश के विकास में अपना अहम योगदान दें। उसके बारे में बताइए। खेलों में अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे खेलो इंडिया एक इनिशिएटिव लिया गया, जैसे विंटर गेम्स में खेलो इंडिया रिसेंटली हुआ था गुलमर्ग में। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है प्रॉपर्ली अपना टैलेंट शोकेस करने का। बच्चे प्रॉपर्ली उस चीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ग्रैब कर पा रहे हैं और वो अपना जो मुजाहरा है वो आलमी सतह पे भी कर पा रहे हैं। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं आदिल मंजूर पीर, जो खिलाड़ी तो एक हैं लेकिन इन्होंने रग्बी में भी अपने हाथ आजमाए हैं, साथ ही साथ मार्शल आर्ट में भी आए हैं और अब आइस स्टॉक जो गेम है उसमें भी अपने आप को सामने रख रहे हैं और देश का मान जो है वो मेडल जीत कर बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।